नमस्कार दोस्तों, विजय किरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट, जो पटवारी में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसके टॉप 25 क्वेश्चनों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट के ऊपर ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े होते हैं? जो जो शॉप फ्लोर वर्कर हैं वो किसके साथ एसोसिएट होते हैं, ये आपको बताना है। तो टॉप मैनेजमेंट या शीर्ष प्रबंधन के द्वारा, मध्य स्तर मिडिल लेवल, लोअर लेवल या निम्न स्तर के द्वारा, या टीम लीडर, जो टीम लीडर है या दल का नेता जिसे कहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो देखिए, जो शॉप फ्लोर कार्यकर्ता हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं? तो वो लोअर लेवल या निम्न स्तर के द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है, यहाँ पर बोल रहा नहीं है, मतलब 3 इसमें से कार्यशील पूंजी के स्रोत होंगे और एक जो होगा वो नहीं होगा। तो क्या नहीं है ये आपको बताना है। वाणिज्यिक पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिलों की भुनाई, या असुरक्षित आवधिक ऋण, या अनसिक्योर्ड टर्म लोन जिसे कहते हैं। आपको ये बताना है कि कार निम्नलिखित में से जो कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है तो वो क्या नहीं है? तो देखिए, अनसिक्योर्ड टर्म लोन जो होता है वो कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं होता है। ये लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं। जो टर्म लोन होते हैं वो काफी लंबी अवधि के लिए जाते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक के लिए लिए जाते हैं टर्म लोन। तो इसलिए ये जो है कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान, मतलब आपने क्या करा? कच्चा माल, रॉ मटेरियल परचेस करा है और बिक्री से नगद वसूली के बीच का समय अंतराल जाना जाता है। मतलब आपने क्या करा? रॉ मटेरियल परचेस करा और उसका कैश में पेमेंट करा और फिर क्या करा? सेल करी। और सेल का आपको क्या मिली है? सेल रियलाइजेशन हो गई, मतलब सेल की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई है। तो इसे क्या कहा जाएगा? नगद चक्र, कंपनी के लिए संचालन चक्र, मतलब नगद चक्र और संचालन चक्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है कि जो कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से नगद की वसूली के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कैश साइकिल या नगद चक्र कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? अब देखिए, ये एक जनरल क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है? जो एक संगठन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो कर्मचारियों को क्या बढ़ाएगा? स्किल है वो बढ़ाएगा, और उनके फंक्शन करने की जो इन्हांस है, स्किल इन्हांस करेगा और कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। तो अब कर्मचारी की स्किल कैसे बढ़ती है? कर्मचारी की स्किल कैसे बढ़ती है ये भी आपको पता है कि कोई कर्मचारी और अच्छे से कैसे काम करेगा। तो ये तो आपको पता ही है। चलिए बता दीजिए फिर, प्लेसमेंट के द्वारा करेगा, ट्रेनिंग के द्वारा करेगा, प्रवेशन के द्वारा करेगा, या डेवलपमेंट के द्वारा करेगा? तो देखिए, कोई कर्मचारी अच्छा काम कब कर पाता है? जब उसकी ट्रेनिंग अच्छे से होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फटाफट से पढ़िए। तो देखिए, HRP मानव संसाधन योजना या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उनमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? मतलब जो परिवर्तन है उसमें जो चेंजेस है उसको क्या करते हैं? शामिल करते हैं, जिससे वो अधिक उपयोगी बन जाती है। तो क्या होता है ये बताना है। अलग धन की स्थापना करना, मतलब कुछ फंड अलग रख देना, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग को। या व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, मतलब जो ऑब्जेक्ट है बिजनेस का, उसको क्या करना? इंश्योर करना कि भैया ये हमारे ऑब्जेक्ट है, इसको हमको पाना है। या प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, रिव्यूइंग प्रोसेस। तो देखिए क्या होता है, HRP या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन सा चरण है जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसमें अधिक उपयोगी बनाता है? तो क्या शामिल किया जाता है? तो रिव्यू प्रोसेस। क्या शामिल की जाती है? रिव्यूइंग प्रोसेस, मतलब प्रक्रियाओं की समीक्षा। मतलब ये देखना कि भैया हमने जो पहले वो बना रखी थी, क्या बना रखी थी? प्लानिंग कर रखी थी, जो प्रक्रिया बना रखी थी, वो प्रक्रिया हमारी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको बार बार चेक करना, रिव्यू करना। अगर वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है तो उसमें क्या करना? चेंजेस करना, कि कैसे चेंज करें ताकि हमारी जो हमने प्रोसेसेस बना रखी थी वो सही से काम करें। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 पर। देखिए, अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर से शेयर करिएगा, और हम ऐसे ही रोज वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी वीडियो भी जरूर से देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगमन पर आधारित है जिससे वे संबंधित है। मतलब क्या बोल रहे हैं?
लोगों को जज करने की द टेंडेंसी ऑफ जज पीपल बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स। तो ये क्या बोल रहा है, इसको क्या कहते हैं कि जो आप क्या करते हैं, लोगों को आंकने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। स्टीरियोटाइप या परिवेश प्रभाव, प्रशिक्षण या चयन अनुभूति। तो आपको बताना है ये कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ये किया जाता है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए ये कैसा किया जाता है, लोगों को आंकने की प्रवृत्ति किसमें, जिसमें उस समूह से अवगमन पर आधारित होता है जिससे वे संबंधित होते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टीरियोटाइप कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। अगर आपको हमारी स्पीड तेज लग रही हो तो आप जरूर से कमेंट करिएगा कि थोड़ा स्लो सर काम करा करिए, या आपको स्लो लगती है तो आप बोल सकते हैं सर थोड़ा तेज कर दीजिए करिए। तो जैसा भी आप बोलेंगे उस हिसाब से हम आने वाले वीडियो में उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। चलिए, कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं के कुछ सहज अंतर व्यक्तित्व को लक्षण होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं, मतलब वो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनमें पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ये मानता है कि नेताओं में कुछ व्यक्तित्व लक्षण होते ही होते हैं, मतलब उनमें पाए जाते हैं। ये किस में कहा जाता है, ये किस सिद्धांत में कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये किस सिद्धांत पे कहा जाता है, तो नेतृत्व का विशेषांक सिद्धांत जो है उसमें ये कहा जाता है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत जो है उसमें ये कहा जाता है कि नेताओं के कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वापस से आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये क्वेश्चन को आप क्या लगाएंगे, आईएमपी। इस क्वेश्चन को आप आईएमपी लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन वापस से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, सरकार की नीतियों और कार्य इससे संदर्भित करती है। क्या बोल रहे हैं, सरकार की नीतियां और कार्य से संदर्भित करती है, मतलब जो सरकार है उनके कार्य और नीतियां से संदर्भित करती है। मतलब किस में पाया, किससे संदर्भित करती है, आपको ये बताना। आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, विपणन पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण। तो आपको ये बताना है कौन सा सरकार की नीतियां और कार्य किसमें बताया जाता है, ये आपको कमेंट करना है अगर आपको पता है। तो देखिए किसमें बताया जाता है, तो आर्थिक पर्यावरण या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट की क्या करते हैं हम, सबऑर्डिनेट की क्या करते हैं, गतिविधियों को मापते हैं। मतलब सही सबऑर्डिनेट की गतिविधियां कैसी है उसको देखना, और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको क्या करना, सही करना कि भैया सही कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम और योजनाओं के अनुरूप हो। मतलब ये हम सुनिश्चित करते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो हमारी प्लानिंग, जो हमने प्लानिंग करी थी उसके अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, नियंत्रण, प्रभावशीलता, आयोजन या योजना। तो ये आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें यह किया जाता है। जल्दी से कमेंट करिएगा। तो इसे कहा जाता है नियंत्रण या कंट्रोलिंग। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, पर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो वापस से रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए तो वो क्वेश्चनों को मैं जरूर से करता हूँ, और बाकी क्वेश्चन भी आईएमपी अगर आपको भी लग रहे हैं तो आप एक बार क्या करिए, नोट करते जाइएगा, और आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो आप इसको प्रिंट ना निकालते हुए इसको एक बार रेफरेंस में ले लीजिएगा, ठीक है, रेफर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अधीनस्थ कर्मचारियों को संख्या को संदर्भित करता है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। मतलब डैश क्या बताना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे कि अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। जिसका प्रबंधन क्या करते हैं, प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए उसे कहा जाता है, बताइए फटाफट से, नियंत्रण विस्तृति, मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है, 10 हो गया है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन एक आईएमपी क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है अकाउंट से। कहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है अकाउंट से। ये क्वेश्चन क्योंकि इस तरह के बेसिक क्वेश्चन वो जरूर पूछ रहे हैं, तो मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊंगा जल्द से, मैनेजमेंट पर भी, और साथ ही साथ मैं आपको अकाउंट्स के जो कंसेप्ट यहाँ पर कवर होंगे उन कंसेप्ट पर भी हम आपको वीडियो जरूर से दे देंगे।
आपके इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा जाए। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन में पूछा गया है, पर एक तरह का ये अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक मशीन की खरीदी, इसका एक उदाहरण है। अब मशीन की खरीदी, तो मशीन की खरीदी कैसा कहा जाता है? राजस्व है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मशीन की खरीदी किसका उदाहरण है? तो मशीन की खरीदी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप रोज रोज नहीं करते, मतलब वो कभी कभार होता है, पहली बात। और दूसरा उससे क्या आती है, कंपनी के अंदर एक असेट आती है, एक असेट या संपत्ति खरीदी जाती है। मतलब हम क्या खरीद रहे हैं? एक संपत्ति खरीद रहे हैं, वो ये कहा जाता है। मतलब आप एक खरीदेंगे, एक असेट खरीदेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होगा, वो रेकरिंग नेचर का नहीं होगा, मतलब बार बार नहीं होता है, मतलब कभी कभार होता है, साल में एक दो बार ही होगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो चीज खरीदी जा रही है, जैसे मशीन खरीदी जा रही है, इस एग्जांपल में क्या खरीदी जा रही है? मशीनरी खरीदी जा रही है। तो ये मशीनरी का क्या है? लॉन्ग टर्म उपयोग है, लॉन्ग टर्म उपयोग में आएगा, मतलब लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। और ये दैनिक दैनिक कार्य का खर्चा नहीं है, दैनिक कार्य का खर्चा नहीं होना चाहिए। पहला मैंने क्या बोला, एक तो ये क्या होता है, लंबे समय के लिए होता है। दूसरा रोज रोज के व्यापार में नहीं होता है, इससे कैपिटल असेट आती है, उसका लॉन्ग टर्म उपयोग होता है, और व्यापार के दैनिक उपयोग में इसका उपयोग नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा क्या है? मशीन खरीदी, तो रोज रोज मशीन खरीदते हैं क्या? नहीं। इसका उपयोग काय के लिए किया जा रहा है? व्यापार को चलाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मैं लगे हाथ आपको यहाँ समझा देता हूँ इसमें। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो बार बार नेचर होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? रेकरिंग नेचर के होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये लंबे समय के लिए नहीं, बार बार लगते हैं, मतलब मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर ऐसा चलते रहते हैं। ठीक है, मंथली क्वार्टरली ऐसे बेसिस पर ये लगते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेंट पे करना। जैसे अगर आपने एक व्यापार खोल रखा और उसमें आपने रेंट पर क्या है ना दुकान ले रखी है, तो वो क्या हो जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और क्या ले रखा है? आप सैलरी दे रहे हैं लोगों को, सैलरी सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, ये सब क्या है? ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के उदाहरण है। और क्या है, आप गाड़ी कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस होता है लगातार चलते रहता है, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपको समझ में आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, ये दोनों एग्जांपल भी समझ में आ गए। तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है, ऑपरेटिंग परिचालन प्रभावन रिक्त स्थान में परिवर्तन के कारण को मापता है और ईबीआईटी पर क्षमता का संचालन करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग लिवरेजेस मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ ईबीआईटी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो क्या बोलता है, किसके अंदर इफेक्ट को नापता है? ऋण पूंजी में, परिचालन लाभ में, विक्रय परिमाण में, या राजस्व में। तो देखिए जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो किसके प्रभाव को मापता है? परिवर्तन के कारण को मापता है और ईबीआईटी की क्षमता का संचालन करता है, तो उसका है विपणन परिमाप। विपणन परिमाप को मापता है। और ईबीआईटी क्या होती है? ईबीआईटी, ये ईबीआईटी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए अर्निंग बिफोर। ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अर्निंग, ई मतलब अर्निंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, याद रखिएगा क्या है ईबीआईटी का फुल फॉर्म? ईबीआईटी का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स अभी नहीं घटा है। किसमें से? इंटरेस्ट और टैक्स प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स नहीं घटा है, उसे कहा जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा, तो निश्चिंत रहिए मैं आपको पूरा डिटेल में एक टॉपिक कवर करा दूंगा। मतलब ये क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा कि आए ऑपरेट। अगली बार अगर फाइनेंशियल लिवरेज पे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपसे बन जाए, तो निश्चिंत रहें, वो भी मैं कवर करा दूंगा। ये सारा टॉपिक आपको कवर करा दूंगा। बस आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है लेन देन के अभिलेखन
वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। मतलब क्या कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन है उसका क्या लिखा, हमने लिखा, उसको रिकॉर्ड किया, उसका वर्गीकरण किया, मतलब उसको क्लासीफाई सही से करा और फिर उसको समराइज करा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खाता बही खाता लेखन, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय विवरण या आय विवरण की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो आपको बताना है जब हम लेन देन को क्या करते हैं, अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक सरल एग्जाम्पल है, पर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, तो निश्चिंत रहें, हम इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग या बही खाता लेखन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया है, एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना। पैसे को क्या बोल रहे हैं, पैसे। अब पैसे का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको जैसे देखिए, एक ये देखिए 1,15,045 पैसे, ये क्या लिखा है, 1,00,000, एक मिनट रुकिए मैं नीचे लिख देता हूं वापस से, 1,15,000, ठीक है, 45 पैसे। ये क्या लिखा है मैंने, 1,15,045 पैसे। पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों को निकटतम करना रिक्त स्थान पर आधारित होता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो 1,15,000 है, इसमें से आपने क्या करे, ये जो पैसे हैं, ये 45 पैसे, इसको छोड़ दिया आपने। बैलेंस शीट में क्या लिखा है, 1,15,000 रुपए लिखा है, ठीक है, ये छोड़ दिया। या राउंडिंग ऑफ करना, फिर आंकड़ों का निकटतम करना, मतलब राउंडिंग ऑफ जिसे कहा जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए 1,16,000, 1,16,075 पैसे, तो आपने क्या कर दिया, 1,16,001 रुपए लिख दिया। ये क्या लिख दिया, 1,16,001 रुपए लिख दिया, 1,00,000, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 1,45 को 1,15,045 पैसे को 1,15,000 लिख दिया, और 1,16,075 पैसे को 1,16,100 रुपए लिख दिया। तो आपने क्या करा, इसमें 45 पैसे छोड़ दिए और इसमें 75 पैसे को राउंड ऑफ करके 25 पैसे जोड़ के 1 रुपए लिख दिए। तो क्या है, बहुत बड़ा इफेक्ट डाला इसमें 45 पैसे छोड़ने से या 1 रुपए, नहीं, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डाला है। तो इसको जो ये कर रहे हैं, ये 75 पैसे को राउंडिंग ऑफ करके 1 रुपए कर रहे हैं और ये 45 पैसे को छोड़ रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कौन से कंसेप्ट के अंदर ऐसा किया जाता है। सारे कंसेप्ट कवर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियलिटी कंसेप्ट, डुअलिटी कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट। तो देखिए ये जो काम किया जाता है वो किसमें किया जाता है, मटेरियलिटी कंसेप्ट। मतलब मटेरियलिटी क्या, इस मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है, मटेरियलिटी का कंसेप्ट ये बोलता है कि कोई चीज मटेरियल है क्या, मटेरियल इन द सेंस यहाँ पर मतलब उसका कितना सिग्निफिकेंस है, मतलब वो कितनी महत्वपूर्ण है। मटेरियलिटी का कंसेप्ट का मतलब होता है कितनी महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूंगा कि ये जो हमारी कंपनी है, इसमें प्रॉफिट जो हो रहा था, जो प्रॉफिट हो रहा था, क्या, जो प्रॉफिट हो रहा था वो 1,15,045 पैसे हो रहा था, और अब मैं इसको बोलूंगा कि भैया 1,15,000 रुपये हो रहा था, 45 पैसे मैंने छोड़ दिए। या मैं बोल रहा था कि एक व्यक्ति को हमको 1,16,075 पैसे देने हैं, या मैं बोलूंगा एक व्यक्ति को हमको 1,16,001 रुपये देने। तो क्या बहुत बड़ा फर्क आ गया। अब बताइए, अगर मैं 45 पैसे छोड़ दूंगा तो आप बोलेंगे अरे नहीं नहीं, 45 पैसे तो बहुत बड़ी चीज होती है, हम इस कंपनी में अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपनी लॉस में है, ये लोग बहुत कम प्रॉफिट कमा रही है। क्या 45 पैसे हमने कम कर दिए, ये 45 पैसे हटा दिए तो क्या बहुत बड़ा प्रॉफिट कम हो गया। या हमने इसको 25 पैसे किसी व्यक्ति को दे ज्यादा दे दिए तो क्या बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं, ये बहुत कम अमाउंट है। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट यही बोलता है कि जो बहुत मटेरियल अमाउंट नहीं है या बहुत जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, उसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये और अच्छा दिखेगा, आपकी बैलेंस शीट, आपके जो स्टेटमेंट है वो काफी अच्छे दिखेंगे, और इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है तो इनको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है। पर अगर यही 1,15,000 रुपए को मैं बोलता कि 1,00,000 रुपए कर दो, राउंड ऑफ कर दो भैया, राउंड ऑफ कर दो, तो क्या अब ये कंसेप्ट मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलेगा कि 1,00,000 को 1,15,000 रुपए कर दो। या ये मैं बोलूंगा कि जो 1,16,000 रुपए किसी को देना थे तो अब 1,00,000 रुपए दे दो, तो ये चलेगा क्या। या किसी को हमको 1,60,000 रुपए देने थे, 1,60,000 देने थे, और हम बोलेंगे कि उसको 2,00,000 रुपए दे दो, राउंड ऑफ कर दो। तो क्या ऐसा राउंड ऑफ करने को बोलता है, नहीं, बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ जाएगा। क्यों, 1,60,000 से 2,00,000 रुपए राउंड ऑफ करेंगे तो 40 रुपए, 40,000 रुपए उसको ज्यादा दे रहे हैं, तो ये उसको मना करता है। पर ये ऐसे छोटे अमाउंट को ये क्या बोलता है, ओके है, 10, 20, 50 पैसे को आप राउंड ऑफ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, मटेरियलिटी कंसेप्ट बनता है। उम्मीद होगी आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, तो ये आपको बताना है।
वितरणात्मक न्याय व्यक्तियों के बीच, वितरणात्मक न्याय क्या बोलता है, व्यक्तियों के बीच राशियों की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने से संबंधित है। तो ये बात क्या है, पूरी तरह से सही है। दूसरा क्या बोलता है, परिणात्मक न्याय। परिणात्मक न्याय क्या बोल रहा है कि व्यक्तियों की अवधारणा को निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं की प्रत्यक्षकृत निष्पक्षता से संदर्भित है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए जो है वो क्या है, वो ट्रू है, और बी जो है वो क्या है, वो फॉल्स है। तो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए ए ट्रू इसमें भी है, तो ये है, और ए ट्रू किसमें, ए ट्रू इसमें, और बी फॉल्स किसमें है, तो बी फॉल्स इसमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्वानुमान HRP की सहायता से लगाया जा सकता है। HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन एक करा भी था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। देखिए फिर एक और क्वेश्चन पूछ लिया ह्यूमन रिसोर्स, ये देखिए HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यही क्वेश्चन इन्होंने वापस से यहाँ पूछ लिया। एक और इस पर बेस्ड ही एक और क्वेश्चन पूछ लिया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर। चलिए तो ये क्या बोल रहे हैं, संगठन के कार्य विवरण, चयन दर या लक्ष्यों को तय करना। तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान HRP की सहायता से लगाया जा सकता है। तो चयन दर से लगाया जा सकता है। किससे लगाया, इसका किससे लगा लेंगे अपन, सहायता से लगाया जा सकता है। तो चयन दर, HRP पॉलिसी की सहायता से हम चयन दर का पता लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन IMP है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा था, 16 भी अच्छा था, और 17 क्वेश्चन भी अच्छा है। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन फिर कहाँ से आ रहा है, अकाउंट से रिलेटेड, जो बेसिक कंसेप्ट है उससे रिलेटेड आ रहा है। तो आपको बताना है, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्या है, रोकड़ बही किसके अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार, केस बुक के अनुसार। मतलब आप क्या देख रहे हैं, केस बुक देख रहे हैं, और उसमें क्या देख रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट देख रहे हैं। केस बुक के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट देख रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है या कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं, और आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन नंबर 17, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा दूंगा। बैंक रिकंसिलेशन, ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा दूंगा, या आपको बैंक और केस बुक, बैंक और केस बुक दोनों को समझा दूंगा, और इसमें कैसे एक दूसरे के अंदर बैलेंसेस लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा कि इसमें कैसे लिखते हैं, इसके अंदर कैसे लिखते हैं बैलेंसेस को एक दूसरे के, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर नहीं बने कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प पूरी कर दूंगा, ठीक है। तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्या है, डेबिट शेष है, जमा शेष है, नगद शेष है, या फेवरेबल बैलेंस है, आपको ये बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर केस बुक के अनुसार क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कमेंट नहीं है तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो ये भी बता दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये कैसा शेष होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, या जमा शेष जिसे कहा जाता है वो होगा। क्यों, क्योंकि देखिए केस बुक क्या है, केस बुक हमारी असेट है। केस बुक क्या है, केस बुक मतलब केस, जो हमारे पास केस है उस बुक में कोई भी चीज होगी, अगर केस है तो हमारे पास क्या होती है, असेट। असेट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस। पर अब डेबिट बैलेंस केस के असेट, केस बुक क्या है, केस अगर होती हमारे पास, केस बुक में केस होती तो हमारे पास क्या होती, वो क्या होता, हमारा डेबिट बैलेंस होता, हमारी असेट होती, असेट्स, ठीक है। पर अब क्या हो रहा है, अब ये केस बुक में क्या बोल रहे हैं, ये ओवरड्राफ्ट, ओडी लिमिट, ओडी लिमिट। अब ओडी लिमिट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट। ओवरड्राफ्ट लिमिट का मतलब क्या होता है, बैंक से हम एक तरह का लोन लेते हैं कि भैया ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब मैं इसको समझा देता हूँ, कभी जिनको नहीं समझ में आया और नहीं समझ में आया तो मैं पूरा कंसेप्ट भी समझा दूंगा ये वाला, ठीक है। मान लीजिए आप बैंक के पास गए, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है, पर आप बैंक के पास गए कि भैया कभी कभी जरूरत पड़ जाती है मुझे, मेरे पास कैश नहीं रहता है, पर मेरे को लोगों को तो पेमेंट करना है सर। तो आप ऐसा करो, मेरे बैंक जो बैंक अकाउंट है उसमें मेरे को क्या कर दो, बैंक अकाउंट में मेरे को एक ओडी लिमिट दे दो। क्या दे दो, ओडी लिमिट। अब ओडी लिमिट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब ओवरड्राफ्ट लिमिट का मतलब क्या होता है, एक तरह का लोन होता है। अब मान लीजिए बैंक ने हमको कितने की लिमिट दे दी, 5 लाख रुपए की लिमिट दे दी। अब इस 5 लाख रुपए की लिमिट का मतलब क्या है, इस 5 लाख रुपए का लिमिट का मतलब है कि बैंक में मेरे अभी कितना बैलेंस है, नील बैलेंस है। पर एक मिस्टर, ये आप है और आपको एक मिस्टर राम है, राम जी से आपने क्या करा था, राम जी से आपने
राम जी से आपने क्या ले रखा था, राम जी से आपने माल ले रखा था। अब ये राम जी आए आपसे पैसे मांगने के, भैया पैसे दे दीजिए, आपको बहुत दिन हो गए सामान दिए हुए, आपको 2 लाख रुपए का पेमेंट करना था। तो अब आपने बोला यार राम जी आए हैं तो अब पेमेंट तो करना पड़ेगा राम जी को। तो आपने बोला सर ठीक है मैं आपको चेक दे देता हूँ। अब आपने क्या करा, आपने एक चेक दे दिया बैंक के नाम का। तो अब ये राम जी ने जैसे ही चेक लगाया ना, तो इनको पैसे मिल जाएंगे। पैसे कहाँ से मिल जाएंगे, ये जो आपकी ओडी लिमिट है ना, इससे मिल जाएंगे 2 लाख रुपए। अब आपकी ओडी लिमिट कितनी बची है, अब आपकी ओडी लिमिट जो बच गई है वो कितनी बच गई है, 3 लाख रुपए। क्यों 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का तो राम जी को पेमेंट हो गया, तो ये ओडी लिमिट है। तो ये अब आपको बैंक को देना पड़ेंगे कि नहीं, 2 लाख रुपए जो बैंक ने ओडी लिमिट से आपने राम को पेमेंट कर दिया, देना पड़ेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी लाइबिलिटी। तो इसलिए इसका जब अब आपकी केस बुक में ये ओडी लिमिट बताएंगे कि 2 लाख रुपए की ओडी लिमिट मैंने यूज कर ली है, तो ये ओडी लिमिट को आपको कैसे बताएंगे, क्या ओडी लिमिट आपकी असेट है, नहीं। तो ये 2 लाख रुपए जो आपकी उसमें आएगा केस बुक में, 2 लाख रुपए ओडी बैलेंस आएगा, तो वो कैसा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। समझ में आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में इस पर एक वीडियो बना लूंगा, फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में मैं कवर कर लूंगा। चलिए, अभी तक आपको समझ में आ गया इतने पे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया है। नीचे दिए गए लोगों में से कौन सा लोग या व्यक्तिनिष्ठ विचारों की भीतरी दुनिया भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं। तो आपको बताना है बाहरमुखी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या दोनों। अब दोनों तो होगा ही नहीं, या तो कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा। एक्सट्रोवर्ट होगा मतलब बाहिर्मुखी होगा या अंतर्मुखी होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकता ना, एक ही होगा इंसान। ठीक है, कोई या तो साय होता है या हंसमुख होता है। अब दोनों नहीं हो सकता ना कि बोले ये साय भी है या हंसमुख भी है, नहीं। या तो व्यक्ति बहुत बात करने वाला होगा या चुप रहने वाला होगा, दोनों नहीं होता है। तो इस तरह के कई बार ये वाले आंसर तो कभी नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आपको आंसर नहीं पता है, मैं आपको एक और बात बता दूं, एक तो ये आंसर नहीं होता है, और सामान्यतः अगर आपको आंसर नहीं पता, आपको आंसर क्या है नहीं पता है, आपको आंसर नहीं आता है, तो ये भी आंसर मत लगाइएगा। सामान्यतः ये भी नहीं होता, मतलब अगर 100 केस में दिया इनमें से, ये इनमें से कोई नहीं, अगर 100 क्वेश्चनों में इनमें से कोई नहीं दिया है, तो 80 क्वेश्चनों में इसका आंसर ये नहीं होता है, 80 क्वेश्चनों में ये आंसर नहीं होता है। तो इसलिए इसको मत लगाइएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है। तो अब आंसर क्या आएगा, दोनों में से एक ही होगा, मतलब 50% चांसेस तो हैं अब आपके आंसर सही करने के। अब तुक्का मार दीजिएगा नहीं पता हो तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चनों का, आपने क्वेश्चन का आंसर क्या है, दिए गए नीचे दिए गए लोगों में से कौन सा लोग वस्तुनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट कहते हैं ना उसे कहा जाता है अंतर्मुखी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से आपके सामने आ गया। निम्न में से कौन सा कौशल दुकान के भूमितल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, वैचारिक कौशल, मानव कौशल, डिजाइन कौशल या तकनीकी कौशल। कौन सा बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कौशल दुकान के भूमितल स्तर पर कार्यकर्ता के लिए अति महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। चलिए, आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जरूर से कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं तो कौन सा स्किल होना चाहिए उसके पास, तो टेक्निकल स्किल। कौन सा स्किल, टेक्निकल स्किल या तकनीकी कौशल जिसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य रिक्त स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रतिष्ठान के निर्देशक मंडल द्वारा, शेयर बाजार जिस पर शेयर सूचीबद्ध है, कंपनी के अध्यक्ष द्वारा या शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों द्वारा। क्वेश्चन सामान्य ज्ञान पर है, अगर आपको स्टॉक मार्केट थोड़ा सा भी पता होगा और नहीं पता होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। सामान्य स्टॉक का एक शेयर, सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये किया जाता है इंडिविजुअल बायर, शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों द्वारा। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये होता है बीएससी या एनएससी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, देखिए एक सेकंड। हाँ, ये होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए ये एक है हीरो कंपनी। कौन सी कंपनी, हीरो कंपनी, जिसकी आप बाइक खरीद के लाते हैं। अभी हीरो कंपनी का शेयर मान लीजिए 2200 रुपए है। ठीक है, 2200 रुपए। अब अगर ये मेरे को शेयर खरीदना है तो लोग क्या बोल रहे हैं, 2200 रुपए में खरीद लो। तो मैं गया, मैंने ये शेयर खरीदा 2300 रुपए में।
तो क्या है, ये मेरे को व्यक्ति को बेच देगा? बिल्कुल बेच देगा। पर अब एक व्यक्ति आया 2-4 दिन बाद, जब मैंने 2300 में खरीद लिया, सारे शेयर मेरे पास आ गए, पर अब मार्केट क्या बोल रहा है? मार्केट बोल रहा है भैया अब हमको तो ये 2000 में शेयर चाहिए। क्यों? क्योंकि अब कंपनी का अब ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऐसा इसलिए हो जाएगा कि कंपनी के जो खरीदने वाले हैं उनको ये लग रहा है कि भैया अब ये जो कंपनी है ना, हीरो कंपनी उतने अच्छा चल नहीं रही है, तो हम 2000 रुपये देंगे। तो अब ये भाव कितना हो जाएगा? अगर मेरे को बेचना होगा तो कितने बेचना होगा? 2000 रुपये में बेचना होगा। तो देखिए इस तरह से क्या होता है कि जो बायर होते हैं, या तो जो खरीदने वाले या बेचने वाले, वो क्या होते हैं, कंपनी के शेयर का प्राइस डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए मैंने 2300 में खरीदा था, पर अब ये जो बायर हैं इनको लग रहा है कि नहीं भैया, हीरो कंपनी, केवल 2 ही कंपनियों की तो सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है, या तो हीरो की खरीदते हैं या होंडा की खरीदते हैं, पर हीरो की ज्यादा बिक रही है। तो इन्होंने बोला सौरभ जी आप मुझे ये कंपनी बेच दीजिए, कंपनी के प्राइस बेच दीजिए, मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा? मैं आपको 3000 रुपये दे दूंगा। तो देखिए अब भाव भाव कितना हो जाएगा? 3000। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि हीरो कंपनी तो इतनी अच्छी है कि इसका शेयर तो 3000 में भी सस्ता है। ठीक है, तो इस तरह से डिसाइड होते हैं। कोई कोई सी कंपनियों का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, जैसे आप देखेंगे ना एम आर एफ कंपनी, क्या लिखेंगे? एमआरएफ टायर जिनका आता है, उस कंपनी का शेयर प्राइस मुझे कमेंट करिएगा। उस कंपनी का शेयर प्राइस 80 से 90 हजार रुपए पर शेयर होता है। जी हाँ, मतलब मंथली सैलरी के बराबर का एक शेयर है ये। चलिए, तो ये कमेंट करिएगा अभी करंट में कितना प्राइस इसका चल रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ब्रांड है, उसका कौन सा मौखिक हिस्सा का वह भाग जिसे बोला जाता है, मतलब आप बोलते हैं या लिखा जा सकता है, के नाम से जाना जाता है। आपको ये बताना है क्या नाम से जाना जाता है? ब्रांड नेम, ब्रांड निशान, लोगो या पेटेंट। तो देखिए इसे क्या कहा जाएगा? ब्रांड नेम। ब्रांड नेम को क्या किया जाता है? ब्रांड नेम को हम लिखा भी जा सकता है और बोला भी जा सकता है। क्या कहा जाता है? ब्रांड नेम। जैसे पूमा, नाइकी, हीरो, ब्रांड नेम हुआ ना ये भी। तो हीरो, हीरो को बोला भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। होंडा बोला भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए। पर निशान क्या होता है? निशान जिसको लिखा जा देखा जा सकता है पर बोला थोड़ी ना जा सकता। अब नाइकी, ये नाइकी का निशान है, अब इसको क्या बोलोगे आप? ये नाइकी का ऐसा निशान होता है, एक कंपनी का निशान है। अभी जैसे एयरटेल है, एयरटेल का एक ऐसा चिन्ह है, आपने देखा होगा एयरटेल, एयरटेल वालों का एक ऐसा चिन्ह है। तो अब इसको क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे, ये एक निशान है उनका। ठीक है। पेटेंट, जो किसी चीजों का पेटेंट या लोगो, जैसे ये लोगो भी होता है कंपनी का। पेटेंट मतलब कोई डिजाइन जिस पर वो अपना लाइसेंस करा लेते हैं, उसे कहा जाता है पेटेंट। जैसे एप्पल का जो लोगो है, एप्पल की जो डिजाइन होती है कंप्यूटरों की या अपने मोबाइल की, उनका वो पेटेंट करा लेते हैं कि हर कोई उसे बना नहीं पाए, तो उसे कहा जाता है पेटेंट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ गया है। क्या बोल रहा है? महत्वपूर्ण अनावृत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन क्या कहलाता है? कौन सा? लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों का एक जटिल सेट, मतलब हमको क्या करना है? लक्ष्य प्राप्त करने, उसको जटिल सेट है उसका समायोजन करना, क्या कहलाता है? प्रोग्राम, प्रोग्राम्स, बजट्स या प्रोसेस या नियम। आपको ये बताना है कि इसे क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण अनावृत अनावृत्ति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों का एक जटिल सेट का समायोजन करता है। जटिल सेट का समायोजन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 पर मैं हूं और आपको ये आंसर बताना है। तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम्स या कार्यक्रमों को। ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण अनावृत्ति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ गया। लाभ, विविध लेनदार, विविध देनदार और इनके समान रूप के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? किसके क्या है? लाभ, विविध लेनदार, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसके समान रूप के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं, मतलब मेजर किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से हम इनको मेजर कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए किनके माध्यम से हम मेजर किए जा सकते हैं, तो आपको ये बताना है। वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय नियंत्रण प्रणाली से, सूची नियंत्रण प्रणाली से, बजटरी नियंत्रण प्रणाली से या गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली से। तो देखिए ये सारी चीजें क्या है? फाइनेंशियल है, मतलब इनको फिगर में देखते हैं। जैसे 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, 5 लाख रुपए हमको लेनदारों से लेने हैं, 10 लाख रुपए हमको लेनदारों से को देने हैं, 10 लाख रुपए हमको लेनदारों को से लेने हैं,
लेनदारों को देने हैं और देनदारों से हमें पैसे लेने हैं, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेटर्स हैं, उनको हमको कितने रुपए किन से लेने हैं किन से देने हैं। मतलब हमको जो लेनदार है उनको 50 लाख रुपए, मान ले 10 लाख रुपए देने हैं। अब देनदारों से हमको कितने रुपए मिलने हैं, 15 लाख रुपए मिलने हैं। हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, देखिए फाइनेंस में फिगर में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम से हम इसे माप सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया आपके सामने। वातावरण के रूपांतरण और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की कुशलता पूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, रिक्त स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपको ये बताना है। तो देखिए क्या कहलाता है, प्रबंधन या मैनेजमेंट कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन है पर आईएमपी क्वेश्चन है, फिर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको निश्चिंत रहिए, ये सारे जो कंसेप्ट है मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि एक कंसेप्ट पर क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। तो आपका एक एक क्वेश्चन पर सिलेक्शन निर्भर करता है, तो निश्चिंत रहिए, मैं बता दूंगा सारे कंसेप्ट भी। लेखांकन में रिक्त स्थान की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। ये किस कंसेप्ट के अंदर दिखाया जाता है कि मतलब जो मालिक है उसने भी अपनी जो पैसे लगा रखे हैं उसको भी पूंजी के रूप में एक क्या दिखाते हैं कि भैया ये भी व्यापार के लिए क्या है, एक लोन है, एक देनदारी है कि इनको भी हमको पैसे देना है भविष्य में। तो ये कौन सी अवधारणा के अंतर्गत कहा जाता है, सेपरेट इंटाइटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, या कॉस्ट कंसेप्ट, या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो देखिए किस कंसेप्ट के अंतर्गत बताया जाता है, तो देखिए ये बताया जाता है सेपरेट इंटाइटिटी कंसेप्ट। मतलब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सारे कंसेप्ट समझा देता हूँ। चलिए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भैया जो व्यापार है, ये मालिक है और ये इसका व्यापार है। तो क्या कहा जाता है कि ये जो इसका व्यापार है और ये मालिक है, दोनों क्या है, अलग है। ये व्यक्ति अलग है और इसका ये व्यापार अलग है, ये कहा जाता है। मतलब व्यक्ति और व्यापार दोनों अलग अलग है। भले ही ये इसका मालिक है, पर अकाउंट की भाषा में इसे क्या कहा जाता है कि मालिक अलग है व्यक्ति है और व्यापार एक अलग चीज है। तो इसलिए जब ये मालिक इसमें पैसा लगाता है ना, जैसे इसने मान लीजिए 50 लाख रुपए लगाए, तो ये व्यापार के लिए क्या हो जाएगा, ये भी 50 लाख रुपए भी क्या बोला जाएगा कि भविष्य में व्यापार क्या बोलेगा कि भैया आज नहीं तो कल इसको पैसे तो देने पड़ेंगे हमको, ऐसा कहा जाता है। तो इसे भी अलग से दिखाया जाता है, देनदारी के रूप में दिखाया जाता है कि 50 लाख रुपए हमको इस व्यक्ति को देने हैं, जबकि ये एक इसका अल्टीमेटली व्यापार भी इन्हीं का, पर इसको अलग दिखाया जाता है। तो इसे ये किस कंसेप्ट के अनुसार कहा जाता है कि भैया ये 50 लाख रुपए जो आपको मिले हैं ये अलग दिखाओ, ये कहा जाता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार दिखाया जाता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहा जाता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि व्यापार जो है वो लगातार चलता रहेगा। लगातार चलता रहेगा मतलब इसका जो क्या है, कहा जाता है कि कब तक चलता रहेगा, तो इनफाइनाइट चलता रहेगा, मतलब कभी बंद नहीं होगा, लगातार चलता जाएगा। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि हमें क्या है ना, कॉस्ट पर दिखाना चाहिए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें हैं व्यापार में, जैसे हमने सेल करी, क्या करी हमने, सेल करी कितने की करी, 100 रुपए की, तो इसको बता दो। ठीक है, इसको हम अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे कि 100 रुपए की सेल हुई। परंतु हमने जिस 100 रुपए की सेल एक बच्चे को करी, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, पर ये उछल उछल गया, उछल उछल के खुश हो गया, इसको जो चीज मिली हमारे से, इसने एक खिलौना खरीदा व्यापार से, तो वो इतना अच्छा लगा इसको कि इसको खुशी जो मिली ना वो 10,000 रुपए के बराबर की थी, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। तो हम रिकॉर्ड कितने करेंगे, हम रिकॉर्ड कितने करेंगे, 10,000 रुपए करेंगे या 100 रुपए करेंगे, हम 100 रुपए रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी को बोलता है मनी मेजरमेंट। मतलब व्यापार किन चीजों को देखता है, मनी के चीजों को देखता है, मनी के फॉर्म में देखता है। उससे खुशी मिली या गम मिला, उसको हम कभी मेजर नहीं करते। हम किसको मेजर करते हैं, केवल मनी मेजरमेंट को करते हैं। तो उसे कहा जाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उम्मीद होगी ये आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई होगी तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए हमें। और वीडियो अगर शेयर नहीं करा तो जरूर से शेयर करिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है या आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से भी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारा ये नंबर है 8962429653, ये हमारा नंबर है। इस पर केवल व्हाट्सअप ही आपके लिए उपलब्ध है, तो आप इस पर व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं।
किसी भी तरह की आपको कुछ क्वेरी है तो आप ज़रूर से हमें इस पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जल्द ही हमारी एमपीटीटी वर्ग 1 कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट की क्लासें आ रही हैं, तो अगर आप उसके विद्यार्थी हैं तो ज़रूर से हमसे जुड़ें और वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एमपी पटवारी के मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर एक और अच्छे वीडियो में, और सारे कंसेप्ट हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। और जो भी आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड, पटवारी की एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, या आपको कोई चैप्टर हमसे पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट करें, हम जरूर से उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए, मैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।